तो आज की क्लास में ना हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। वो कौन से न्यूमेरिकल्स हैं देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को एक न्यूमेरिकल करा दिया था। अब उसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहले हम ना एक एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहे हैं। उस एग्जांपल को करने के बाद फिर थोड़े और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का एग्जाम्पल। पहला सवाल करते हैं आज की क्लास का। ये आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 3.2 है। बहुत ध्यान से देखना क्या है ये एग्जाम्पल नंबर 3.2। सुनो क्या लिखा है इस सवाल में। क्वेश्चन में लिखा है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन दी गई है और वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। सपोज कर लीजिए इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दी क्या, एक्स एक्सिस। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ओरिजिन। आप जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4। सपोज कर लीजिए ऐसे नंबर लिखे, यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। अब इसके बाद बोला गया है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। एक ऑब्जेक्ट जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसकी जो पोजीशन है इज गिवन बाय, वो कैसे गिवन है, इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ये दे रखी है हमें पोजीशन, सवाल में ऐसा गिवन है। और फिर उसके बाद एक बात सुनिए ध्यान से, ये जो पोजीशन आपको दी गई है ना, इससे बोला जाता है इंस्टेंटेनियस पोजीशन। ये एक फॉर्मूला टाइप आपको गिवन दिया गया है। इसका क्या फायदा होता है, इसका मतलब ये है कि आप इसमें जो भी टाइम रखोगे ना, ये उसी टाइम की पोजीशन को कैलकुलेट करके आपको दे देगा। जो टाइम रखोगे उसी टाइम की पोजीशन। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये पता करना है कि आपका ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 1 पे कहां था, तो आप t की वैल्यू रखिए 1, इसको सॉल्व कीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, जिस तरीके से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक उसी तरीके से ये भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन है। जो टाइम आप इसमें रखोगे ये उसी टाइम की पोजीशन आपको दे देगा। x क्या है जी, पोजीशन। t क्या है जी, टाइम। a और b क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता a और b क्या है। आगे पढ़ते क्या लिखा है इसमें, यहां दे रखा है, इन्होंने लिखा है वेयर a इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन्होंने हमें a की वैल्यू बता दी है 8.5 मीटर और b की वैल्यू भी दे दी गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है ये a और b क्या है। मैं जब सवाल करूंगा मुझे जहां जरूरत पड़ेगी मैं a की जगह a की वैल्यू रख दूंगा और b की जगह पर b की वैल्यू रख दूंगा। अब इसके आगे लिखा है एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, और टाइम को सेकंड में नापा गया है। सवाल शुरू होता है अब। पहला सवाल, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 2 सेकंड। यानी कि इन्होंने पहले सवाल में पूछा है कि बताइए कितनी वेलोसिटी होगी कब, जब टाइम की वैल्यू कितनी है 0 सेकंड, और दूसरा जब टाइम की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड। ये आपका पहला क्वेश्चन। इसके बाद एक और सवाल पूछा गया है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। चलो एवरेज वेलोसिटी थोड़ी देर बाद निकालते हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले इतना कर लेते हैं जितना हमें कहा गया। देखो मैं एक बार रिपीट करता हूं इस क्वेश्चन को सिंपल वे में। हमसे कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, किस पर, एक एक्स एक्सिस के ऊपर, सीधी डायरेक्शन में चलता जा रहा है। उसकी जो पोजीशन है वो दे रखी है एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है। इन्होंने बोला है बताइए इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी तब जब टाइम 0 सेकंड था और तब जब टाइम कितना था 2 सेकंड। तो मैं इस चीज को अब रफ कर रहा हूं यहां से, और अब देखिए जरा हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं। देखो क्योंकि इन्होंने हमसे ये बोला है कि आप वेलोसिटी निकालिए तब जब टाइम 0 था, इससे आप समझ गए होंगे कि ये बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। मतलब मुझे इसके लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। एज जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को vt से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके लिए जो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज dx अपॉन dt। तो अब यहाँ vt की जगह पर रहने दीजिए vt एज इट इज, यहाँ रहने दीजिए d बाई dt को ऐसे ही रहने दीजिए, और x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है a प्लस बी टी स्क्वायर, तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया a प्लस बी टी स्क्वायर। अब आप जानते हैं जब भी दो चीजें प्लस में होती है तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होता है। पहले का डेरिवेटिव आप अलग करेंगे d बाई डी टी ए, और यहाँ पर भी दूसरे का डेरिवेटिव आप अलग करेंगे d बाई डी टी, और यहाँ लिख दीजिए बी टी स्क्वायर।
अब आप देखेंगे ए कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट दीजिए, ए की वैल्यू 8.5 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, बीच में डाल दीजिए प्लस, यहाँ बी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब आपको जो डेरिवेटिव करना पड़ेगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका करना पड़ेगा, टी स्क्वायर का। तो आप इस b की जगह पर b रहने दीजिए और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आप लोगों को याद दिला दूं जरा, आपने पहले ये चीज पढ़ी है, अगर कोई आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा तो आप बोलते थे 2x, इसी तरह से टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई पूछे क्या होगा तो आप इसे बोलेंगे 2t, बिल्कुल ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं 2bt। तो अब आप बोलेंगे सर हमने इसका डेरिवेटिव किया और डेरिवेटिव करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो पता चल गई, लेकिन हमें ये कब पता नहीं है, जब टाइम कितना था, 0। तो आप यहां लिखेंगे एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। तो आपको 0 टाइम पर वेलोसिटी बतानी है, तो v इज इक्वल टू 2bt। तो आप यहां लिख दीजिए 2 और b की जगह b और t की वैल्यू 0। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो आपका आंसर आएगा 0। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है या 0 टाइम पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है, दैट इज 0। दूसरा इन्होंने बोला जब टाइम 2 था तब बताइए वेलोसिटी क्या होगी। तो आप यहां लिखेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और आपको पता है कि वेलोसिटी कितनी है, 2bt। तो आप यहां पर लिखेंगे दैट इज 2 इंटू b और t की वैल्यू कितनी है 2। तो आप इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 2 2 4 इंटू में b, तो 4 की जगह 4 और b हमें दे रखा है कितना 2.5, तो मैंने b की जगह लिख दिया 2.5। और जब 4 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो आप लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास क्या आ गई, आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब टाइम 0 था तब और जब टाइम 2 सेकंड था तब। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट मैं इसे रब कर रहा हूं। तो आप लोगों को अब समझ में आ गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है। अच्छा अब देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट क्या लिखा है सवाल में, मैं उससे पढ़ रहा हूं। अब दूसरे वाले पार्ट में इन्होंने बोला हुआ है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। तो अब आप समझ जाना, इन्होंने हमें बोल तो दिया कि एवरेज वेलोसिटी निकालो, और एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी निकालिए बिटवीन t1 पहला टाइम है 2 सेकेंड एंड t2 और दूसरा टाइम क्या दे रखा है, दैट इज 4 सेकेंड। यानी कि 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे, देखिए जरा। आप सिंपल तरीके से जानते हैं, एज जैसा कि हमें पता है कि एवरेज वेलोसिटी को निकालने का एक आसान सा फॉर्मूला दैट इज x2 माइनस x1 एंड दिस इज t2 माइनस t1। मैं इस चीज को थोड़ा यहां पर समझा देता हूं। मान लीजिए इन्होंने हमसे कहा है ना कि ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, ठीक है जी, ये चल रहा है स्ट्रेट लाइन पर। किस लाइन पर, एक्स एक्सिस पर। यहां पर क्या है आपके पास, ओरिजिन। मान लो किसी वक्त पे जब टाइम t1 था तो आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, x1। फिर कुछ देर बाद जब टाइम बढ़ते बढ़ते t2 हो गया तो आपका ऑब्जेक्ट भी चलते चलते कहां पर पहुंच गया, x2 पर। अब मुझसे किसी ने बोला एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो मुझे पता है एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट, भाई आवाज कट गई क्या, एक बार जरा बताइए। सर बीच में कट गई थी, अब आ रही है। अब आ रही है ना आवाज, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके, तो अब यहां तक की चीज है। तो अब देखो सिंपल सी बात है यार, ये वाला टाइम आपको कितना दे रखा है, 2 सेकेंड, और ये वाला टाइम आपके पास कितना है, 4 सेकेंड। तो जब टाइम 2 सेकेंड था तब की पोजीशन x1 है, तो मुझे x1 पता करना पड़ेगा। फिर जब टाइम 4 सेकेंड थी तब की पोजीशन x2 है, तो मुझे x2 को भी पता करना पड़ेगा। तो चलो पहले x1 और x2 फाइंड आउट करते हैं, ताकि x1 x2 इसमें रखेंगे, t1 t2 इसमें रखेंगे, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। तो हम यहां से शुरुआत करते हैं। एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब टाइम t1 था 2 सेकेंड। तो अब आपको ये तो दे रखा है फॉर्मूला, कह रहे इसमें आप जो भी टाइम रखोगे उसी टाइम की पोजीशन दे देगा। तो चलिए मान लेते हैं t1 टाइम की पोजीशन जो है वो x1 है, तो x1 इज इक्वल टू a प्लस bt स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस b और टाइम जो है वो t1 है, तो मैंने यहाँ लिख दिया t1 का स्क्वायर।
इसी तरीके से x1 को x1 रहने दीजिए, a की जगह a रहने दो, b की जगह b रहने दो, और t1 आपके पास कितना है 2, तो आप यहाँ लिख दीजिए t का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया। x1 की जगह x1, a एज इट इज, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो आप इसे लिख देंगे 4b। तो अब आप बोल सकते हैं सर ये लो मुझे पहली वाली पोजीशन तो पता चल गई। इसी तरीके से आप दूसरी वाली पोजीशन के बारे में बात करें, एट टाइम t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड, इस वक्त कितनी पोजीशन थी इसकी वो पता करते हैं। तो आप यहाँ पर टाइम t2 पे पोजीशन निकालना चाहते हैं, तो इसमें जो टाइम रखेंगे वही वाली पोजीशन आ जाएगी। तो x2 इज इक्वल टू हो गया a प्लस b, और टाइम जो है वो कितना है t2, तो यहाँ लिख दीजिए t2 का स्क्वायर, t की जगह t2 रख दिया। x2 को x2 रहने देते हैं, a की जगह a रहने दीजिए, b की जगह b रहने दीजिए, और t2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 का स्क्वायर। अगले स्टेप में आप यहाँ लिख देंगे x2 इज इक्वल टू a प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो आप लिखेंगे 16b। तो अब आपके पास सब कुछ है, आपको t1 पता है, t2 पता है, x1 पता है, x2 पता है। अब आप यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v की जगह v रहने दीजिए, x2 कितना है आपके पास a प्लस 16b, तो मैंने x2 की वैल्यू रख दी a प्लस 16b माइनस x1 की वैल्यू कितनी है a प्लस 4b, तो मैंने इसकी जगह पर लिख दिया a प्लस 4b, और अपॉन में t2 माइनस t1, तो t2 कितना है 4 और t1 कितना है 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस 2, ऐसे लिख दिया। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, a प्लस 16b को एज इट इज रहने दिया माइनस, जब ये ब्रैकेट हटेगा और ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होगा माइनस a, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4b, और अपॉन में यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा 4 माइनस 2 इज 2, ये प्लस a और माइनस a क्या हो गया कैंसिल, 16b माइनस 4b जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 12b अपॉन 2, और 2 से 12 को कट किया तो ये हो गया 6। तो आप बोलेंगे कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आई है वो कितनी है, दैट इज 6b, और बस b की जगह b की वैल्यू रख दो, 6 की जगह 6, b कितना है 2.5, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 2.5, और 6 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली मैं इस जगह पर इसे लिख देता हूं कि जो एवरेज वेलोसिटी आई वो कितनी आ गई 15 मीटर पर सेकंड। तो ये लो जी, पिछली बार हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाली थी और इस बार क्या निकाल दी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकंड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर जब इंस्टेंटेनियस निकालनी होती है तभी हम डेरिवेटिव करते हैं इसका। हाँ बिल्कुल, ये हमने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, तो इंस्टेंटेनियस के लिए डेरिवेटिव करना है, और एवरेज के लिए फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। ओके सर। चल ओके ठीक है। अब हम एक और सवाल ऐसा ही देखते हैं, एक एग्जांपल सिंपल सा, मैं इसे रब करता हूँ, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये जो सवाल मैंने आपको कराया था ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, डायरेक्टली बुक का एग्जाम्पल ही था ये मैंने करवा दिया। अब आप बुक में देखेंगे ना तो इन्होंने बहुत छोटा, हाँ जी बोलो सर। वीडियो क्वालिटी थोड़ी बिगड़ सी गई है। क्या हो गया भाई, वीडियो क्वालिटी बिगड़ गई है? एक मिनट रुकिए जरा, एक मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ। और किसी की तो नहीं बिगड़ी, साथ साथ मेरी बिगड़ी है, पूछ लो कर एक बार किसी और से। अब बाकी लोगों की क्वालिटी कैसी है भाई? सही है सर। सही है। तो मेरी इधर से गलती होगी सर, कोई नहीं मैं देख लेता हूँ। हाँ आप एक बार चेक कर लो, शायद आपका इतनी स्पीड नहीं आ रही, शायद डाटा स्पीड कम है, हो सकता है इस वजह से ऐसा हो। चलिए अब सुनिए ध्यान से। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर से, सेम उसके जैसा ही मिलता जुलता। देखिए सवाल क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, और उस ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस पोजीशन है वो इंस्टेंटेनियस पोजीशन दी गई है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। ये दे रखी है इस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस पोजीशन। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय दिस। अब हमसे पूछा गया है
कुछ सवाल पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 पहला सवाल, सबसे पहले हमसे पूछा गया है कि आपको बतानी है फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। जब टाइम 1 सेकेंड था तब बताइए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। क्वेश्चन नंबर ए के बाद क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं जो ये लिख रहा हूँ ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी बताइए क्या होगी कब, जब आपका जो टाइम था एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जब आपका टाइम कितना था 2 सेकेंड था। नंबर ए, बी के बाद नंबर सी, इस टाइम हमसे पूछा हुआ है कि फाइंड द टाइम, यानी कि आपको बताना है कि वो टाइम बताइए जब आपके ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वो कितनी थी, दैट इज 58 मीटर पर सेकेंड हो। कह रहे कि जब आपके ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 58 मीटर पर सेकेंड थी तब बताओ कितना टाइम हो रहा था। देखो उल्टे सवाल है, सेकंड क्वेश्चन में बोला इस टाइम पर, टाइम जब 2 सेकेंड था बताओ वेलोसिटी कितनी है। थर्ड क्वेश्चन में बोला कि वेलोसिटी जब 58 थी तो उस वक्त बताओ टाइम कितना था। ये हमारे पास यहाँ पर ये 3 क्वेश्चंस हो गए सिंपल तरीके से। और तीसरे के बाद नंबर 4, ये चौथा सवाल फिर से वही कि एवरेज वेलोसिटी बताइए कितनी होगी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या हो। हम एक बार इस सवाल को और समझ लेते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। सॉल्यूशन यहां से शुरू कर रहा हूं, देखिए जरा। सबसे पहली चीज तो हमसे पूछा पोजीशन क्या होगी जब टाइम 1 था। नंबर ए, पहले सवाल की बात करते हैं। एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, जब टाइम 1 था तब की पोजीशन पूछिए। तो पोजीशन के लिए हमें गिवन है इक्वेशन, आप t की वैल्यू इसमें 1 रख दीजिए, तो x की जगह x, 18 एज इट इज, और t की जगह पर 1 रखेंगे तो 1, और प्लस में यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू टी की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, 18 प्लस 5 कितना हो जाएगा, दैट इज 23। तो यहाँ पर दे दिया मीटर कि आपका जो रिजल्ट आ गया x इज इक्वल टू दैट इज 23 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी पोजीशन। पहला सवाल खत्म। दूसरा बी पार्ट, इन्होंने बोला वेलोसिटी बताओ जब टाइम 2 सेकेंड था। खुद ही समझदार हो कि कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप लोग जानते हैं एज, जैसा कि हम जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दैट इज dx अपॉन dt, ये है। तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो vt इज इक्वल टू d बाई dt एज इट इज, और x की वैल्यू क्या है 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने 18t और प्लस में यहाँ पर लिख दिया 5t का स्क्वायर एज इट इज। हम जानते हैं दो चीजें प्लस में तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा। d बाई dt यहाँ पर लिख देते हैं 18t, बीच में डाल दीजिए प्लस, दिस इज d बाई dt एज इट इज, और यहाँ पर आप लिखेंगे 5t स्क्वायर, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। अगले स्टेप में यहाँ पर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो मैं तो निकाल रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी vt इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव जब आप करेंगे तो आपको मैंने पढ़ाया था डेरिवेटिव में कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो भाई 18 बाहर आ जाएगा और आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ t का, बीच में डाल दीजिए प्लस, यहाँ पर से 5 बाहर आ जाएगा और आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ t स्क्वायर का, तो आप यहाँ लिखेंगे dt स्क्वायर अपॉन में dt। अगले स्टेप में 18 की जगह 18, dt का डेरिवेटिव 1, या यूं मान लो dt से dt कैंसिल हो गया, 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो मैंने इस जगह पर 1 लिख दिया, बीच में आ गया प्लस 5, और t स्क्वायर का डेरिवेटिव पिछली बार भी किया था, कितना आया था 2t, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस 10t, और ये आपके पास क्या आ गया vt। तो आप बोलोगे ये लो जी, हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए एक सिंपल सा रिलेशन मिल गया। लेकिन हमसे ये वेलोसिटी तब पूछिए जब टाइम 2 सेकंड्स था, तो आप सीधे सीधे कर दीजिए क्या, एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकेंड्स पर, 18 की जगह 18 प्लस 10 इंटू 2, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 18 प्लस 10 इंटू 2 इज 20, और 20 प्लस 18 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप कह सकते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है जब टाइम 2 सेकेंड था तो वो कितनी हो गई थी, 38 मीटर पर सेकेंड। अब ये चीज होने के बाद पार्ट नंबर सी पार्ट में क्या बोला है कि कितना टाइम हो रहा था या क्या टाइम था जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 58 थी। देखिए जरा, एज जैसा कि हमसे ये कहा गया है कि ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो है 58 मीटर पर सेकेंड, आपको ये बताना है कि उस वक्त टाइम क्या हो रहा था। तो यार हमें पता है v 58 है, लेकिन v की वैल्यू तो हम जानते हैं कितनी है 18 प्लस 10t, तो आप इस v की जगह पर v की वैल्यू रख दीजिए 18 एज इट इज,
और प्लस और यहाँ लिख दीजिए 10t और इज इक्वल टू 58। मैंने किया क्या, v की जगह पर v के रिलेशन को उठा करके रख दिया और यहाँ पर रखने के बाद बस इसे सॉल्व कीजिए। तो 10t की जगह 10t, 58 एज इट इज, 18 को उधर भेज देंगे तो माइनस में 18 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 10t इज इक्वल टू 58 माइनस 18 करेंगे तो ये आपके पास बचेगा 40, 0 से 0 कैंसिल, तो आप बोल सकते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो आप ये कहेंगे कि जब टाइम 4 सेकेंड था उस वक्त वेलोसिटी कितनी थी 58, या यूं कहिए इन्होंने बोला जब वेलोसिटी 58 मीटर पर सेकेंड थी उस वक्त क्या टाइम हो रहा था, तो आप बोलेंगे सर उस वक्त t इज इक्वल टू कितना था 4 सेकेंड। तो अब आपका आखिरी पार्ट बचता है दैट इज डी पार्ट, तो इसको मैं अभी करता हूं, आप पहले इसे नोट कर लो फिर उसके बाद अगली बार लिखते हैं इसको। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब ना एक काम करते हैं, आप सभी लोग ना इस वाले पार्ट को करो और मुझे बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी आ रही है। चलिए करिए सभी लोग और फिर बताइए, फिर मुझसे मैच कीजिएगा। मैं तब तक इसे रब कर रहा हूं और डी पार्ट सब लोग करो और मुझे आंसर बताओ क्या आया इसका आंसर। सर -2 मीटर पर सेकेंड। कुछ गलती कर रहे हो भाई, चेक करो एक बार शायद। ठीक है सर। सर 28 मीटर पर सेकेंड। नहीं, आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी लगता है। ठीक है। घबराओ मत, आराम से करो, बस गलती होती है तो बंदा सीखता है। अभी सीख रहे हो तो गलती हो सकती है। फिफ 43 43, ये भाई साहब तो 43 मीटर पर सेकेंड। हाँ Sorry, जी 43 बिल्कुल सही, 43 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट। आप लोगों ने भाई कोई गलती करी है शायद कहीं पे, और जिन्होंने ये आंसर बताई ये बिल्कुल सही आंसर है। एक बार हम फटाफट इसको चेक कर लेते हैं। मैंने आपको क्या कहा, मान लो ऐसा एक रास्ता है, जब टाइम t1 था तब पोजीशन x1 थी, जब टाइम t2 तब पोजीशन हो गई x2। ये ओरिजिन मान लेते हैं और इस तरीके से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है। t1 टाइम पर क्या थी पोजीशन, वो x1 थी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिख देता हूँ एट टाइम t1, जब t1 की वैल्यू 2 सेकेंड्स थी तो उस टाइम की पोजीशन को मान लेते हैं x1। 18t प्लस में 5t स्क्वायर, तो इसको मैंने लिख दिया 18t1 प्लस में 5t1 का स्क्वायर। तो 18 की जगह 18 और t1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में 5 t1 की जगह पर रखिए 2 का स्क्वायर। तो 18 इंटू 2 करेंगे तो ये हो गया 36, प्लस में 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 इंटू 5 इज 20। तो आप इसे लिखेंगे 56 मीटर। तो आप कहेंगे सर कि इसकी जो पोजीशन है वो है 56 मीटर, तब जब टाइम कितना था 2 सेकेंड। दूसरा, इसका अगला स्टेप यहीं पर कर लेते हैं। जब आपका जो टाइम था t2 वो 3 सेकेंड्स हो गया, t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तब इसकी पोजीशन मान लेते हैं x2 थी और इसी के अंदर टाइम की जगह t2 रखेंगे तो ये हो गया 18 t2 प्लस में लिखेंगे 5 t2 का स्क्वायर। तो x2 की जगह x2 18 एज इट इज और t2 की जगह 3 प्लस में 5 एज इट इज, और यहाँ पर आप लिखेंगे 3 का स्क्वायर। सबको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा? मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ इस चीज को, यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज
x2 इज इक्वल टू 18 इंटू 3 प्लस में लिखेंगे 5 इंटू 3 स्क्वायर एज इट इज, तो 18 इंटू 3 इज 54, 3 का स्क्वायर 9, 9 5 जा 45, और आप इसे ऐड करेंगे 5 और 4 9, दिस इज अगेन 9, तो आप बोलेंगे x2 की वैल्यू कितनी हो गई 99 मीटर। अब आपको सब कुछ पता है, आपको t1 पता है, आपको t2 पता है, आपको x1 पता है, आपको x2 पता है। आप सीधा सीधा यहाँ लिखिए एज, जैसा कि हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। व्हाट इज योर x2? दिस इज 99, तो ये लो जी 99, माइनस x1 ये कितना है 56, तो ये लो जी 56 रख दिया। t2 माइनस t1, t2 आपके पास कितना है जी 3 सेकेंड्स और t1 है 2 सेकेंड्स, तो आप यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस 2 और इससे माइनस कीजिए, 9 माइनस 6 इज 3, 9 माइनस 5 इज 4 और अपॉन में 1, तो आप आंसर में लिख सकते हैं 43 मीटर पर सेकेंड। तो ये लो जी आपकी जो एवरेज वेलोसिटी आ गई बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स इज 43 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, किसी बच्चे ने मिस्टेक करी थी इसलिए आंसर नहीं आ रहा था, सवाल बिल्कुल इजी था। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक और सवाल की बात करते हैं। सर ये जो इक्वेशन रखी है ये डिस्टेंस की दे रखी है, तो सर इसकी जगह वो भी दे सकते हैं, ये डेरिवेटिव वाली भी दे सकते हैं। किसकी जगह पर? ये यहाँ पे? यस सर। हाँ भाई, उसमें ना आपको एक अलग चीज करनी होगी, इंटीग्रेशन, लेकिन अभी तक नहीं आया इसलिए हम उसके सवाल ही नहीं कर रहे। इसे अभी कर लेते हैं, जब वो सीख जाओगे तब एक ऐसा सवाल करूंगा जिसमें दोनों होंगे, इंटीग्रेशन भी होगा डिफरेंशिएशन भी होगा। बट अभी जो सीखा है उसके अकॉर्डिंग है, यहाँ और कुछ भी मिल सकता है। अभी देखना, मैं यहाँ पे वेलोसिटी भी दे दूंगा, एक्सेलरेशन दूंगा, बट अभी जब वो चीजें पढ़ लेंगे तब, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, तब आपको वो चीजें मिलेंगी। चलिए अब इसके जैसा ना एक और सवाल करते हैं, आखिरी लास्ट क्वेश्चन। लेकिन इस बार देखिए सवाल क्या है, मैं एक किताब से उस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं आपके सामने और देखते हैं फिर उसमें क्या पूछा गया। चलिए सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, सवाल मैं आप लोगों के सामने पढ़ रहा हूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस x ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन। सभी को पता है वन डायमेंशन का मतलब एक ही डायरेक्शन में। कह रहे हैं एक पार्टिकल है वन डायमेंशन में मूव कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस x है अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड बाय टाइम। अब ये जो लाइन लिखी है ना, अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, हमें अभी इस लाइन का कुछ लेना देना नहीं है, ये बस इन्होंने हमें बताया है कि कोई पार्टिकल है वो मूव कर रहा है वन डायमेंशन में। कैसे मूव कर रहा है? किसी कांस्टेंट फोर्स की वजह से। भाई कोई पार्टिकल कोई धक्का मार रहा होगा इसीलिए चल रहा होगा, तो कह रहे कोई फोर्स है जो उसे धक्का मार के ना चलाता जा रहा है। अब हमें उस फोर्स के बारे में ना तो कुछ इन्होंने दिया है और ना हमसे सवाल में पूछा है, क्योंकि ये सवाल फोर्स वाला है ही नहीं, बस इन्होंने बताया पार्टिकल इसलिए चल रहा है क्योंकि कोई धक्का मार रहा है। अब इसके बाद इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इज रिलेटेड टू टाइम बाय द इक्वेशन। कह रहे जो डिस्टेंस x है वो टाइम के साथ रिलेटेड है। किस इक्वेशन से? तो ये इक्वेशन दे रखी है t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x और प्लस में यहाँ पर लिख दिया 3, इससे रिलेटेड है। वेयर x इज इन मीटर, सवाल में लिखा है x जो है वो किस में है, मीटर में, एंड टाइम t जो है वो किस में है, सेकेंड्स में दे रखा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। अब देखिए सवाल में बोला है कि जब आपके पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी तो उस वक्त बताओ उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन। अब की बार देखो अलग ही चीज है, अब तक के सवालों में क्या था, मैं क्वेश्चन लिखता था और तुम्हें टाइम दे देता था कि भाई बताओ जरा जब टाइम 4 सेकंड था कितनी वेलोसिटी थी, क्या पोजीशन थी। इस बार इन्होंने टाइम की तो कोई बात ही नहीं करी, सीधा बोल दिया टाइम और डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन में जो रिलेशन है वो ये दे रखा है, आप बताओ कितनी होगी x की वैल्यू जब आपकी वेलोसिटी 0 थी। तो अब इसको बड़े तरीके से करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जरूरी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जो बोलूंगा वो तुम सुनते जाओ और हो गया काम खत्म, नहीं। आपको ये समझना होगा कि मैं क्या सोचता हूं और कैसे डिसाइड करता हूं कि मुझे शुरुआत कहां से करनी। सबसे पहले आप ये देखो आपको क्या गिवन है, आपको टाइम और एक्स, टी और एक्स में रिलेशन दे रखा है। चलो ठीक है, आपसे अब क्या पूछा गया, बोला है जब वेलोसिटी 0 थी तब बता दो एक्स कितना है। तो आप बोलोगे सर वेलोसिटी जब 0 थी
सबका एक्स बताना है तो चलो पहले ये पता कर लेते ना कि वेलोसिटी कब जीरो थी। जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो थी उसी टाइम का एक्स हमें बताना है, तो हम उसी टाइम का एक्स यहाँ से निकाल लेंगे आराम से। तो पहला काम है कि मैं पता करूं कि किस टाइम पर वेलोसिटी जीरो थी। तो अब मैंने सोचा कि वेलोसिटी के लिए जीरो कब थी, तो पहले वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना है। सुनना ध्यान से, गौर से समझना। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं कि यार वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो तो हमने पढ़ लिया है, क्या होता है dx अपॉन dt। तो मैं यहाँ पर v की जगह v रहने देता हूँ, ये लिख दिया मैंने d बाई dt, और यहाँ लिखना है x। अब देखना जरा क्या x दे रखा है, नहीं सर जी x तो दे ही नहीं रखा। इसका मतलब पहले मुझे x निकालना पड़ेगा। कहां से निकालूंगा, इसी वाले इक्वेशन से। तो आप यहाँ लिखेंगे एज, जैसा कि हमें गिवन है कि t इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 3। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर से 3 को बराबर के इस साइड भेज दिया। तो यहाँ पर लिख दिया t माइनस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। या फिर मैं इसे चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट ऑफ x इज इक्वल टू t माइनस 3। या फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा x इज इक्वल टू t माइनस 3, इधर से रूट हटाएंगे या दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। और आप इसका फॉर्मूला ओपन कर दीजिए तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सभी को पता है। तो अब आप बोल सकते हैं कि ये लो जी हमें x की वैल्यू पता चल तो गई, वो कितनी हो गई t स्क्वायर। फिर इसको बाद में लिख देते हैं माइनस 60 और प्लस में क्या लिख देते हैं 9। मैंने ऐसा नहीं किया कि बेकार में उठा के x निकाल लूं, मुझे निकालनी थी वेलोसिटी, उसके लिए जरूरत थी x की, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके क्या निकाल लिया x। तो ये लो जी, ये मैंने x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, x का एक रिलेशन आ गया सिंपल सा। अब मैं इसके अंदर x के रिलेशन को उठा के रख देता हूँ, t स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, x चाहिए था, x को मैंने यहाँ रख दिया। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप सबका डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे, d अपॉन डी टी, यहाँ लिखिए टी स्क्वायर माइनस में d अपॉन डी टी, यहाँ पर आप लिखेंगे 6 इंटू टी, और फिर यहाँ पर प्लस में d बाई डी टी। और अब आपको डेरिवेटिव करना है किसका, 9 का, जो कि एक कांस्टेंट है। अगले स्टेप को यहाँ देखते हैं, सॉल्व करते हैं। v की जगह पर रहने दीजिए v। जब आप इस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2t, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो ये लो जी माइनस का 6 और बचेगा t, और t का डेरिवेटिव 1 होता है। अब उसे लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, और 9 भी कांस्टेंट है तो 9 का डेरिवेटिव भी 0। तो मैं एक काम करता हूँ, लिख ही देता हूँ यहाँ 1 प्लस 0। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि हमारी जो वेलोसिटी आई वो आई 2t माइनस 6, यानी कि ये मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन निकाल दिया टाइम और v का। अब मुझे ये पता करना है कि कब वेलोसिटी जीरो थी, तो आपको ये पता करना है कि वेलोसिटी कब जीरो थी, तो आपको ये देखना है कि कब वेलोसिटी जीरो थी। तो मेरा काम क्या है, मैं ये देख देता हूँ कि एज, जैसा कि हमें गिवन है कि वेलोसिटी जीरो है, तो v की जगह v की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज 2t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यानी कि आप लिखेंगे 2t इज इक्वल टू 6, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 सेकेंड्स। तो अब आप बोल सकते हैं सर हमें पता चल गया कि वेलोसिटी जीरो जब थी उस वक्त जो t था वो कितना था, 3 सेकेंड था। ये कह रहे इसी टाइम पर बताओ क्या पोजीशन थी, तो ये लो जी पोजीशन आप इससे निकाल सकते हो या इससे निकाल सकते हो, इन दोनों में से किसी से भी, दोनों बातें तो सेम ही है। इसका फॉर्मूला ही तो खोला है होल स्क्वायर का, तभी तो ये आया है। मुझे ये ज्यादा आसान लग रहा है तो मैं इसी का यूज करता हूँ। नाउ अब हमें पता है कि x इज इक्वल टू क्या है, t माइनस 3 का होल स्क्वायर, यही तो x की वैल्यू t माइनस 3 होल स्क्वायर। लेकिन ये तो मुझे तब निकालना है जब टाइम की वैल्यू कितनी थी, 3 सेकेंड, क्योंकि इसी टाइम पर वेलोसिटी जीरो है। तो मैंने t की वैल्यू 3 रख दी, तो x इज इक्वल टू हो गया 0 माइनस, सॉरी x की वैल्यू सॉरी t की वैल्यू क्या रख दी, 3, तो ये हो गया 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 का स्क्वायर हो गया 0। तो आप बोलेंगे कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, 0। कब, जब आपकी वेलोसिटी कितनी थी, 0। तो इन्होंने बोला जब वेलोसिटी 0 थी तब बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट था, तो जब वेलोसिटी 0 थी तब डिस्प्लेसमेंट भी कितना था, 0 ही था। ठीक है, यहां तक आप इसे नोट कर लीजिए। सर अगर हम t की जो वैल्यू है वो मतलब जो सबसे ऊपर है स्टार्टिंग में उसमें डालते हैं तो फिर क्या होगा, गलत हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी निकाल लो। देखो मैं यहाँ रख के दिखाता हूँ आपको। हमें t इज इक्वल टू कितना रख, अंडर ऑफ x प्लस 3, हमें t की वैल्यू 3 रख दो यहाँ पर 3, तो आप लिखेंगे 3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x और प्लस में 3।
3 की जगह 3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा, तो 3 - 3 इज इक्वल टू √x, या यूं बोल दो कि √x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। आपको ऐसी कोई चीज आपके दिमाग में आती है कि सर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, आप करके देख सकते हो, खुद करके देख सकते हो। और बाकी मैं तो हुई, जब आपको दिक्कत लगे तो मैं वेरीफाई कर दूंगा कि भाई आप ऐसा कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। ठीक है जी, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गए कि इस तरह के क्वेश्चंस के साथ कैसे डील किया जाता है। अभी हम ऐसे क्वेश्चन और करेंगे। ऐसे का मतलब ये नहीं कि यही वाले फिर रिपीट करेंगे, ऐसी सेम चीजें बार बार नहीं करेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे और नई टर्म्स आती जाएंगी। एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, तो ये सब कुछ आता जाएगा। तो फिर लास्ट में एक सवाल ऐसा कराऊंगा जिसमें एक पोजीशन दे दूंगा और उसमें सब कुछ लिख दूंगा कि पोजीशन निकालो, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब टाइम 0 था तब क्या थी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब उसमें सब कुछ होगा, जो जो चीजें हो सकती हैं सब कुछ। लेकिन वो कब करेंगे, जब आप बाकी टर्म्स को समझ लो। चलिए अब हम जरा इसके आगे की बात करते हैं। यहां तक का पार्ट पूरा फिनिश। तो अब आप समझ गए कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में एक अलग नजरिए से भी समझ लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे भी सवाल पूछा गया। सुन, और एग्जाम में पूछा गया इसलिए नहीं, ये हमारे सिलेबस में है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं, और एग्जाम में तो आता ही आता है। देखो सुनना बिल्कुल ध्यान से, क्या चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। अभी भी मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पढ़ा रहा हूं, गौर से देखिएगा। यहां पर मान लीजिए पोजीशन ले ली मीटर में, और यहां टाइम ले लिया किसमें, सेकंड्स में। देखते रहिएगा, कोई दिक्कत हो तो बता देना। और मान लीजिए आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से चलते हुए यूं जा रहा है आपका ग्राफ ऑब्जेक्ट का, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपका ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी बदलती चली जा रही है। मान लो आपके पास, मैंने कहा कि आप एक काम करो, इस P1 से लेकर के Q1 के बीच में बताओ ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो आप सभी लोगों को याद होगा, मैंने एक बार जब पढ़ाया था पिछली क्लासेस में, तब मैंने कहा था कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर। और इसी tan थीटा को क्या बोलते थे, स्लोप कहा जाता था। मैंने कहा था अगर तुम्हें पोजीशन टाइम ग्राफ दे दिया जाए किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का, तो आपसे बोले कि ग्राफ में से देख के चलो बताओ कितनी वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी, तो आप बस क्या करना, जिन दो पॉइंटों के बीच में इन्होंने वेलोसिटी पूछी है, इन दोनों को आपस में मिला दो, और उसके बाद इस लाइन का एंगल देख लो इसके साथ कितना बन रहा है। इन दोनों को मिलाने वाली लाइन की जो स्लोप होगी वही एवरेज वेलोसिटी होगी। यार किसी ने मैसेज किया था, मैं देख नहीं पाया, फिर से पूछ लो एक बारी, क्या बोल रहे हो। सर क्लियर नहीं हो रही है सर मुझे वीडियो, मैंने आपको मैसेज कर दिया है, मुझे नहीं हो रही, मेरा नेट पता नहीं खराब है शायद, मतलब नहीं चल रहा ठीक। ओके ओके, चलो कोई नहीं, आप देख लो, मैं ये वाली क्लास आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप तब देख लेना, एक बार चेक कर लेना क्या प्रॉब्लम है डेटा में। सर मुझे अच्छा क्लास चाहिए, मेरी कल वाली क्लास में नेटवर्क बहुत खराब था। ओके ओके, मैं आपको दे दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं दे दूंगा आप लोगों को क्लासेस। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो ले लिया करो क्लासेस, कोई बात नहीं। अच्छा अब इस बात पे बहुत अच्छे से ध्यान दो। तो एक पॉइंट है P1, एक पॉइंट है Q1। मैंने बोला भाई मुझे ये बताओ कि एक ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी P1 से Q1 के बीच में। तो आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था कि जिन दो पॉइंटों के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछी गई है आप उन दोनों को मिला दो, और जो लाइन बनेगी ना उसी लाइन की जो स्लोप होगी वो आपको एवरेज वेलोसिटी बता देगी। ठीक है, मान लो तो ये एंगल थीटा है, बस इसका tan थीटा निकाल दो, यही स्लोप होती है, और स्लोप ही क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी। सपोज कर लो मैंने आपसे कहा कि नहीं एक काम करो, ये वाला पॉइंट है P2 और ये वाला पॉइंट है Q2, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कहा नहीं काम करो P2 Q2 के बीच में बताओ अब एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो आप बोलोगे क्या दिक्कत है, आप इन दोनों को मिला लो, और जब आप इन दोनों को मिला दोगे तो आप बोलोगे सर अब P2 Q2 को मिलाने वाली लाइन की स्लोप निकाल लो, उसी स्लोप को आप बोल देना एवरेज वेलोसिटी हो गई P2 और Q2 के बीच में। अगर मैं इसी तरह से बोल दूं कि नहीं P3 और Q3 यहाँ पर पॉइंट्स है, P3 और Q3, मैंने कहा इनके बीच में बताओ कितनी एवरेज वेलोसिटी होगी, तो आप बोलोगे सर फिर आप इन दोनों लाइनों को मिला दो और इनकी स्लोप निकाल लो। आपको नजर आ रहा होगा लाइन दिख रही होगी, तीसरी, पहली सबसे बड़ी लाइन, फिर छोटी, फिर तीसरी और छोटी होगी। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी, स्लोप आप इस लाइन को पीछे बढ़ाओ, जितना एंगल बनेगा उस एंगल का tan थीटा निकाल दो, थीटा रख दो यहाँ पे, आपको एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। स्लोप की मदद से हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब आप देख रहे हो P1 P2 P1 Q1 धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। अब सुनना, अगर मैं P3 Q3 को और ज्यादा पास लाता जाऊं
तो एक टाइम ये दोनों के दोनों इतने ज्यादा पास आ जाएंगे, इतने ज्यादा पास आ जाएंगे कि इतने करीब कि वो हमें नजर नहीं आएंगे कि वो पास पास है, ऐसा लगेगा एक ही पॉइंट है, ऐसा लगेगा एक ही पॉइंट है। और मुझसे अगर कोई बोले कि चलो उस एक पॉइंट पर जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो एक पर्टिकुलर जो पॉइंट आ गया, ऐसा लगेगा, मान लो वो टाइम t1 है, कह रहे उस टाइम पर वेलोसिटी बताओ कितनी है। तो आप समझ रहे हो, इस टाइम पर वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, तो एवरेज नहीं, अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर इस तरीके की लाइन ड्रॉ करूं, जैसे P1 Q1, P2 Q2, P3 Q3, अगर मैं उसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो मैं इस P3 को थोड़ा सा अलग यहां दिखा देता हूं P3, और इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं Q3, और जब मैं इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना, वो एक ऐसी लाइन होगी जो इस ग्राफ को कट नहीं करेगी। देख रहे हो, यहाँ पे कट हो रही है और यहाँ पर भी कट हो रहा है वाला ग्राफ, इस लाइन से वो इस ग्राफ को टच करके जाएगी। और ग्राफ को टच करके जाने वाली लाइन को आपको पता होगा, या सर्कल को या किसी कर्व को, ऐसी टेढ़ी लाइन को, घुमावदार लाइन को कर्व कहा जाता है। कर्व को टच करके जाने वाली लाइन को टेंजेंट कहा जाता है, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोगों को किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी पता करनी है कि कितनी है, तो बस उस टाइम पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और उस टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही स्लोप आपको क्या दे देगी, एवरेज नहीं, वो स्लोप आपको दे देगी क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि फर्क समझना, जब मैं बोलूं फाइंड द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन P एंड Q, तो आप P से Q के बीच में एक लाइन ड्रॉ करोगे, उसकी स्लोप आपको एवरेज वेलोसिटी दे देगी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि फाइंड द वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, 2 सेकंड या एट एनी टाइम t, तब आपको अगर बतानी है, तो इसका मतलब मैं आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो उस टाइम पर आपको इस ग्राफ के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और उसी टेंजेंट की जो स्लोप होगी वही आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगी। मैंने ये चीज नोट्स में लिखी है कि ग्राफ की मदद से अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो टेंजेंट ड्रॉ करो और उसके बाद उसी टेंजेंट की स्लोप निकाल लो। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, जिससे आपको बात समझ में आएगी। यहां देखिएगा ये एग्जांपल, और ऐसा सवाल पेपरों में भी पूछा जा चुका है। सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन है, और मैं आपको ग्राफ से ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल करके दिखाता हूं कैसे निकलेगी। वो तो हमारे पास एक तरीका था मैथ का, फॉर्मूला वगैरह यूज करके। अब यहाँ पर मान लो ये आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पर है मीटर में, और ये टाइम दे रखा है आप लोगों को इसमें सेकेंड्स में। सपोज कर लीजिए यहाँ लिख दिया 0, इस जगह पर 1, ये लिखा 2, यहाँ लिख दिया 3, ये रहा 4 और ये 5। इसी तरीके से यहाँ पर भी लिख देते हैं 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। याद रखना ये मीटर का मतलब है ये 0, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 5 मीटर। 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, क्योंकि सेकंड्स में। अब आपका ग्राफ कैसा भी हो सकता है। चलो मैंने क्या किया, मैंने मान लिया ऐसा ग्राफ बन रहा है आपके ऑब्जेक्ट के मोशन का। अब आपसे किसी ने ये बोला कि चलो एक काम करो, जब टाइम की वैल्यू 3 थी उस टाइम पर, यानी कि आपको बोला गया एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड फाइंड, बताइए कि वेलोसिटी कितनी थी। आपको बोला गया वेलोसिटी कितनी है, तो इसका मतलब ये वेलोसिटी कौन सी है जी, ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो आप कैसे निकालोगे, जो टाइम आपको 3 नजर आ रहा है, आप इस 3 टाइम के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करो, बिल्कुल सीधा एक लाइन। चलिए मैंने थोड़ा सा टेढ़ा ड्रॉ कर दिया, इसको एकदम स्ट्रेट ये लाइन ड्रॉ की। जिस जगह पर ये टच कर रहा है इसी जगह पर आप क्या ड्रॉ करोगे, एक टेंजेंट। ये लो जी, टेंजेंट ड्रॉ हो गया, यहाँ पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसी टेंजेंट की स्लोप में निकालूंगा ना, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज tan थीटा। यही स्लोप निकाल दूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी। अब जी कैसे निकाले स्लोप, यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करें स्लोप को, तो देखिए अब मुझे अगर स्लोप निकालना है तो ये वाला एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा। अब ये वाला एंगल अगर मैंने थीटा ले लिया, देखो ये मैंने ग्राफ बनाया है ना, तो ये मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आपको ना नंबरिंग लेने में प्रॉब्लम ना हो। मान लो यहाँ 1 ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट करके 2 लिख देता हूँ। ऐसा इसलिए किया ताकि ये 1 और 2 के ठीक बीचों बीच में आ जाएगा, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 0.5, बस और कुछ नहीं है। मैंने तो ऐसे बनाया ना, तो यहाँ पे 1.23 के आसपास आ था, मैंने इसको सॉरी नॉट 0.5, दिस इज 1.5, 1 और 2 के ठीक बीचों बीच में आ गया, ऐसा ले लिया। और अगर इसको यहाँ से मिलाया जाए तो ये यहाँ से देखा जाए तो ये यहाँ पर इस जगह आके मिल रहा है। तो अब आप इसे देखेंगे तो आपको वेलोसिटी चाहिए, उसके लिए आपको स्लोप निकालनी पड़ेगी।
आप इस वाले ट्राइंगल को देखिए तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अगर tan थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आप बोलेंगे जी परपेंडिकुलर कितना है, इसकी यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी है 2, तो आप बोलेंगे सर ये तो हाइट परपेंडिकुलर 2 हो गया। बेस देखा जाए तो देखो ये 1.5 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 1.5, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 3, तो 3 में से 1.5 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, ये भी तो 1.5 ही बचेगा। तो आप बोलोगे सर tan थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस है 1.5, परपेंडिकुलर 2 और बेस 1.5, बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 5 से कट किया तो 3, 5 से कट किया तो कितना हो गया 4, तो आप लिखेंगे 4/3, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं आपकी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई वो आ गई 4/3 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो हो सकता है एग्जाम में कभी कभी आपको ये एंगल दे दे या एंगल ना दे तो आपको ग्राफ में यहाँ पे नंबर लिखे हुए दे दे। आपसे कोई पूछता कि नहीं यहाँ पे बताओ क्या स्लोप होगी, क्या वेलोसिटी होगी, तो आप यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करो, टेंजेंट को सीधा ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद बस उस टेंजेंट की स्लोप निकाल लो, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। तो ये एक तरीका है क्या निकालने का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करने का। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए भाई अब सुनिएगा ध्यान से, मैं अब इससे रब कर रहा हूं, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट हो या परेशानी हो तो पूछ लेना और स्क्रीनशॉट इसका लेते चलिएगा साथ में, बाकी ये सब कुछ आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा इसमें। हाँ जी बोलो सर, ये जो दूसरा वाला ग्राफ है इसमें P1 और Q1 कैसे निकालेंगे इतना, दूसरा वाला ये वाला। हाँ नहीं भाई देखो P1 और Q1 ना आप ऐसे निकालोगे, अगर निकालना हो तो 0 1 मान लो यहाँ पर 2 और ये रहा 3, फिर यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। तो आप इस तरीके से देखोगे Q1 ये टाइम एक्सिस है, तो P1 जो है वो 3 पे कट कर रहा है, मतलब ये T1 वाला टाइम आ गया, T1 3 हो गया। Q2 जो है वो मान लो 7 8 पे कट कर रहा है सपोज कर लो, तो T2 कितना हो गया 8 हो गया। फिर P1 यहाँ पे कहीं कट कर रहा होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो आप ये देखोगे ये x है तो x1 कितना हो गया 2, फिर ये भी कहीं ना कहीं पे कट कर रहा होगा मान लो 10 पे, तो x2 कितना हो गया 10। आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, x2 - x1 अपॉन T2 - T1 और रख दो T1 T2, इससे भी निकल जाएगा आंसर। अदरवाइज आपको ये चीज पता ही है कि आप इसे यूं बढ़ाओ, इसे ऐसे बढ़ा लो, ध्यान से देखना, ये P1 और ये Q1 और इसका एंगल जो बन रहा है ये वाला एंगल कितना बन रहा है थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं बोलूं परपेंडिकुलर निकालो कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ये चीज निकालनी है, यहां से लेके यहां तक ही कितना है 10 और ये कितना है 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, तो आप यहाँ 8 लिखो। ठीक है भाई, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है सर? यस समझ, आप ठीक है? यस सर। ओके ओके, हाँ भाई आपको समझ में आ गई ये बात कैसे निकाली, वैसे ही मैं पहले बता चुका हूँ, आप एक बार पुरानी क्लासेस भी देख लेना। ओके अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा, कोई बात नहीं, पूछ लेना मुझे कॉल करके, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा आप देखिए, अब हम एक बात करते हैं कि सर ये तो ठीक है, आपने पिछली क्लास में और आज की क्लास में पूरा हमें पढ़ा दिया सही से कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ से भी बता दिया कि ग्राफ दे रखा हो तो कैसे निकलेगी, और अगर हमें फॉर्मूला दे रखा हो x दे दिया जाए तो कैसे निकलेगी, हम इसकी बात कर चुके हैं। अब हम आज की क्लास में आखिरी जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो सुनिएगा जरा ध्यान से, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब बात है सर इसे कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम एक बार इसके बारे में थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते। किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो भी स्पीड होती है हम उसे बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस स्पीड उसी टाइम पर। यानी कि आप इसे इस तरह से लिखेंगे, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज, या फिर आप बोलेंगे द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो ये हो गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसे कहते हैं ये आप लोगों को पता है। मैं आपसे बोलूं भाई एक कार चलती जा रही है, चलो मुझे बताओ 12:15 और 16 सेकंड पे कार की स्पीड क्या है, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है इस कार की। अब
अब बात आती है इसको कैसे कैलकुलेट करें। तो यार इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, उसके लिए आपको बहुत ध्यान से एक छोटा सा कंसेप्ट समझना है, बहुत गौर से सुनना। सुनो, मान लो ये एक स्ट्रेट रास्ता है, बहुत ध्यान देना भाई इधर कि इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल सीधा रास्ता है, आपका एक ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे खड़ा है और वो थोड़ी देर बाद पॉइंट बी पे जाएगा। मैंने बोला वो ए से बी तक जाने के लिए इस रास्ते से गया। अब मुझसे किसी ने बोला चलो एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट की स्पीड बताओ क्या होगी। तो आप बोलोगे सर स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है जी। अगर वो इस तरीके से गया तो जितना डिस्टेंस था वो डिस्टेंस रखो, अपॉन में टाइम रख दो, आपको स्पीड मिल जाएगी। मैंने कहा चलो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बता दो कितनी है। तो आप बोलोगे वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, की वेलोसिटी का फॉर्मूला ये रहा। अब अगर ए से ऑब्जेक्ट चला और बी पे गया तो डिस्टेंस तो ये हो गया, लेकिन ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम और वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ये बात आप सभी को पता है। सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट इस रास्ते से जाता ही नहीं, इस रास्ते से नहीं जाता, बिल्कुल सीधा चला जाता ए से बी, और मैं बोलता चलो अब स्पीड बताओ, तो आप बोलते सर स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी निकालो तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अब की बार आप क्या बोलते हैं, आप बोलते सर इस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही क्या है, बिल्कुल बराबर, क्योंकि सर सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है ना, बिल्कुल इस कारण आपने पहले बताया था। बिल्कुल, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो फिर आप बोलोगे सर फिर इस हिसाब से तो बोल दो कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही बराबर होंगे। तो ये बात तो हम पहले भी कर चुके थे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है एक ही डायरेक्शन में तो उसकी विदाउट स्पीड चेंजिंग और इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी बिल्कुल सेम रहती है। लेकिन ऐसा तब होगा जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर सेम डायरेक्शन में चले, डायरेक्शन को बदले ना, जा करके लौट के वापस ना आए। अगर लौट के वापस आया तो जाने में डिस्टेंस होगा, फिर आने में भी डिस्टेंस होगा, लेकिन जाने में और आने में अगर कोई ऑब्जेक्ट गया और लौट के वापस आया ए पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गया, हो गया ए से। लेकिन अगर ए से बी गया और फिर बी से आया तो डिस्टेंस डबल हो गया, जाने का अलग आने का अलग। तो ये आपको पता लग गया कि कब स्पीड और वेलोसिटी बराबर होती है। ठीक है, एक्चुअल पे अगर बोला जाए तो ये जो स्पीड है ना ये वेलोसिटी के बराबर नहीं होती भाई, ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। और मैंने आप लोगों को बता रखा व्हाट इज मैग्नीट्यूड, इसकी जो वैल्यू होती है, जो क्वांटिटी, बिल्कुल सही वो। अब बोलोगे सर क्यों बोल रहे हो मैग्नीट्यूड, सीधा बोल दो ना ये दोनों बराबर होते हैं। नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा ही कैसी होती है, पॉजिटिव। अब यार ये हमेशा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तुम बेफिक्र होकर बोलो सर स्पीड वेलोसिटी के बराबर है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तब थोड़े ना बोलोगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव के बराबर हो गए। तो फिर क्या बोले, तो आप बोलोगे कि ये ना इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो कहा जाता है स्पीड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, ये नहीं कहा जाता। लेकिन अगर ये कहीं लिखा हुआ मिल गया तो समझ लेना कि ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, स्पीड इज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के बराबर नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ उस नंबर की बात करते हैं जो नंबर हमें दिया गया। जैसे मान लो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी +10 मीटर पर सेकेंड है, मैंने बोला स्पीड बताओ, अगर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो आप बोलना सर स्पीड भी 10 मीटर पर सेकेंड ही होगी, अगर इक्वल है तो। अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी -10 मीटर पर सेकेंड है, अब मैं बोलूं चलो स्पीड बताओ, अगर स्पीड और वेलोसिटी बराबर है तो अब तुम क्या इसे -10 लिखोगे, नहीं, स्पीड नेगेटिव होती नहीं, तो फिर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लोगे, और मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ ये नंबर, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए स्पीड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब हम जरा इसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे पता है आप लोगों की क्लास का टाइम हो रहा है, मैं बस अब इसको फिनिश कर दूंगा, ये हो जाएगा 1 मिनट। देखिए अब मुझे जो चीज समझानी थी वो मैंने बता दी, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे निकलेगा। सुनना ध्यान से, मान लो ये एक बड़ा सा रास्ता है, बहुत बड़ा रास्ता है, देखते रहना ध्यान से। इस रास्ते पर आपके पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है कौन सा, बी, ठीक है जी।
मैंने आपसे बोला कि पर्टिकुलरली जब टाइम कुछ था इस पर्टिकुलर इस जगह पर मान लो टाइम जो था वो 10 सेकेंड था, बताओ इस जगह पर ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, तो मैं पूछ रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, या मैं बोलूँ वेलोसिटी कितनी है, तो मैं पूछ रहा हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो चलो हम पहले इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी दोनों पता करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट ए से चल करके बी तक जाए, इस रास्ते से जा रहा है, ध्यान से देखना, तो आप बोलोगे सर इस रास्ते से जा रहा है, अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो स्पीड का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, आ जाएगी स्पीड। और अगर मैं बोलूं वेलोसिटी तो तुम बोलोगे सर आप इसे मिला लो, ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। मैं पूछूं क्या स्पीड और वेलोसिटी बराबर है, आप बोलोगे नहीं सर नहीं बराबर, क्योंकि देखो डिस्टेंस अलग है और डिस्प्लेसमेंट अलग है। अच्छा अगर मैं ये पॉइंट यहां पर लेना शुरू कर दूं और अब इन दोनों को मिला के अब बोलूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस तो ये रहा और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, अभी भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं है, तो स्पीड अलग होगी और वेलोसिटी अलग होगी। मैंने इन दोनों पॉइंटों को और पास ले लिया, मैंने कहा आप बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस अलग है डिस्प्लेसमेंट अलग है, अभी भी वेलोसिटी अलग होगी और स्पीड अलग होगी। लेकिन अगर मैं चलते चलते 2 पॉइंट्स यहां पर ले लूं और आप बोलूं डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप बोलोगे सर ये इतना छोटा सा रास्ता जो आप देख रहे हो ना, इतना जरा सा ये रास्ता, इतने छोटे से रास्ते में तो आपकी लाइन बिल्कुल सीधी है। खुद सोचो, मैं तुमसे बोलूं कि इतना बड़ा रास्ता क्या ये स्ट्रेट लाइन है, आप बोलोगे नहीं सर ये स्ट्रेट लाइन कहाँ है, ये देखो ये तो मुड़ रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बस इतनी सी लाइन के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे हाँ ये तो एकदम स्ट्रेट है, ये एकदम स्ट्रेट है। यहाँ पर भी देख लो इतना बड़ा रास्ता स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन अगर मैं बोलूं इतना सा रास्ता तो आप बोलोगे स्ट्रेट है। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इतने छोटे रास्ते पर बोलूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो आप बोलोगे ठीक है बराबर है। तो इसका मतलब अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो इतने छोटे रास्ते के लिए स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, बराबर होगी। अब इसका मतलब कहने का ये है भाई कि अगर मैं आपसे बोलूं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और यहां लिखते थे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ बहुत थोड़े से टाइम में डेल्टा टी 0 का मतलब है डेल्टा टी क्या है t1 और t2 के बीच में बहुत थोड़ा सा टाइम है, बहुत छोटे से टाइम में, बहुत छोटे से टाइम में कोई ऑब्जेक्ट बहुत थोड़ा सा ही तो चलेगा, और अगर बहुत थोड़ा सा चलेगा तो बहुत छोटा रास्ता हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो बहुत थोड़े से टाइम के हिसाब से निकाला जाता है। तो जब टाइम 10 सेकंड था, इसी टाइम पर जो जरा सा डिस्टेंस होगा और जो जरा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों ही बराबर होंगे, इसीलिए इस टाइम पर जो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी वही बराबर होगी मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के। इसका मतलब अगर मुझसे कोई ये बोले क्या करो इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं निकालूंगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वो भी किस तरीके से dx by dt, और बाद में इसका जो भी रिजल्ट आएगा मैं उस चीज का क्या ले लूंगा, मैग्नीट्यूड, और वही बन जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए कोई अलग नया फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं है। घबराना मत, पेपर में ये नहीं आएगा कि बताओ ये बराबर कैसे होते हैं, ये सब नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी तो पिछला जो सवाल था बिल्कुल वैसे ही करोगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछी तो भी वही करना है। बस फर्क इतना है कि अगर आपकी वेलोसिटी जितनी भी है उसी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एकदम बराबर होते हैं। ये सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। तो भाई यहां तक की बात सभी के लिए क्लियर है? कुछ दिक्कत हो तो मुझसे आप लोग डिस्कस कर लेना। फिर आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास से अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एकदम फ्रेश, दैट इज एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद एक्सेलरेशन खत्म करके आगे की बात नेक्स्ट क्लास से ही शुरू कर देंगे। आप ध्यान दीजिएगा, बाकी इसके आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे जो अब स्टार्ट होने वाले, अब तक बेसिक चल रहा था आप लोगों का। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी करते फिर नेक्स्ट क्लास।